स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देखना चालू कर दिए हैं क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन वीडियोस। तो ये मैं जॉब का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लखनऊ मेट्रो TG2 मेंटेनर का पेपर आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। शिफ्ट 2 का पेपर था 2018 का। आज हम लोग जो टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हम लोग शुरू और सॉल्व करने वाले हैं, और विद्युत मापक यंत्र जिसको हम बोलते हैं वो हम करने वाले हैं। अब आप एक चीज़ समझना, 4 क्वेश्चन पेपर में आए थे विद्युत मापक यंत्र से, बट ये केवल 4 क्वेश्चन नहीं है। जब मैं आपको इनके सॉल्यूशंस बताऊंगा तो उनसे जुड़े हुए और 4 क्वेश्चंस होंगे। तो ये अपने आप में कोई भी आप लेक्चर देख लेना, मेरा जो भी मैंने सॉल्यूशंस करवाए हैं उसमें आप लोग देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ उसी टॉपिक से। तो आप लोगों को ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपने करना क्या है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जॉब का ब्रह्मास्त्र आप उसमें सेलेक्ट करिएगा, और उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व रहेंगे। और उसमें मैं आपको क्या करवाऊँगा, उसमें आपको मैं जब सॉल्व करवाऊँगा तो आपको डिटेलिंग्स भी दूंगा मैं कि किस तरीके से हम और चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं उसी सवाल के अंदर, और पेपर में कैसे लेके जा सकता है पेपर वाला क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, मतलब 4 क्वेश्चन रहे थे इस टॉपिक से, विद्युत मापक यंत्र के इस पेपर के अंदर। तो देख लेते हैं अभी फ़िलहाल। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से कौन सा एकत्रित उपकरण है। निम्न में से कौन सा एकत्रित उपकरण है। तो अभी आप एक चीज समझिए, इसने आपसे पूछा है एकत्रित उपकरण। 4 ऑप्शन देख रहे हो, वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, एम्पियर आवर मीटर। देखिए, कोई भी यंत्र है या इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी यंत्र इंस्ट्रूमेंट है, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, और इंटीग्रेटिंग एकत्रित। ठीक है, एक ही एकत्रित यंत्र। आप लोग साइड में देख रहे होंगे, मैंने इंग्लिश में भी पूरी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। डेफिनेशन तो नहीं, एग्जांपल्स सारे लिखे हुए हैं, मैं समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी यंत्र है जो विद्युत यंत्र, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में इलेक्ट्रिकल ही है, मैकेनिकल नहीं। जैसे आप सोचने लग जाओ कि भाई बाइक का मीटर कैसे काम करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, वो मैकेनिकल यंत्र है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यंत्र या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें स्केल होता है और एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर मूव करता है, ये पहले तो 0 पोजीशन पे होता है, और ये होती है फुल स्केल वैल्यू, जो उसकी लास्ट वैल्यू होती है उसे बोलते हैं फुल स्केल वैल्यू। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सूचक इंस्ट्रूमेंट, नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ सूचक जैसा होता होगा। तो इसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो कि बनता है एल्यूमिनियम से। अपने आप में एक सवाल हो गया यहाँ पे, ये एल्यूमिनियम से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाइट वेट होना चाहिए। तो इसे हम एल्यूमिनियम से बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देता है, तो ये पॉइंटर के माध्यम से या पॉइंटर की हेल्प से रीडिंग देता है। स्टार्टिंग में तो 0 पोजीशन पे होता है, पर जैसे ही इसको रीड करना हो तो ये वहाँ से उठकर चला जाता है। जैसे मान लो 1 एम्पियर रीड करना हो तो उठ के चला जाता है, और जो रीडिंग लेनी होगी वहाँ पे जाके रुक जाता है। ऐसे होते हैं हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वो कभी कभी नॉर्मली पूछ लेता है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक पॉइंटर हो गया और एक इसका स्केल हो गया। ये जो है ये स्केल बोलते हैं इसे, जिसमें रीडिंग लिखी रहती होगी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, जितना भी मेजर करना है उतना। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एक चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर
हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कभी भी वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करता। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एग्जांपल्स आते हैं, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एग्जांपल्स हैं वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारे एग्जांपल्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के हैं। तो अभी आपको अगला क्वेश्चन की भी यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई। ये सारे एग्जांपल आपको लिख लेने हैं एज इट इज़ अपनी कॉपी में। मैंने आपको हमेशा से पहले बोला है कि इस लेक्चर का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप एक सेपरेट अपने नोट्स बनाएंगे, मेजरमेंट के नोट्स अलग बनाएंगे, मशीन के अलग बनाएंगे और लेक्चर देख के फॉलो करेंगे। आप कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, उसके अंदर और कुछ काम नहीं होगा। अगर मेजरमेंट की कॉपी है, मेजरमेंट के पेजेस हैं, तो उसमें मेजरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने लिखे होने चाहिए। क्योंकि देखो इस सीरीज़ के अंदर मैं क्या करवाने वाला हूँ, इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको हर पेपर के टॉपिक वाइज सोल्यूशन दूंगा, जेई, एई, PG2 जॉइंट कुछ भी हो। तो अभी बात हम लोग करते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर, स्केल होता है और ये रीडिंग नापता है। तो मैं बात कर रहा था जैसे इंडिकेटिंग का, मैं वोल्ट मीटर ले लेता हूँ। ये वोल्ट मीटर मैंने ले लिया, ये वोल्ट मीटर में स्केल है। मैंने मान लीजिए 5 वोल्ट इनपुट दिया और यहाँ पर हमारी रीडिंग आ गई है वोल्ट मीटर में, इधर रीडिंग आ रही है 5 वोल्ट। चलिए ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग का प्रावधान नहीं होता। अगर यहाँ पर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी तो ये 5 वोल्ट नहीं दिखेंगे, ये फिर से 0 पोजीशन पे आ जाएगी और आप नहीं देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है जब तक इनपुट रहेगा तब तक ही इसकी रीडिंग रहेगी। अब आते हैं बात रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के अंदर ये दोनों प्रावधान होते हैं, सूचनात्मक में भी प्रावधान होता है, मतलब इंडिकेटिंग भी करती है वो वैल्यू को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसमें रिकॉर्डिंग का भी प्रावधान होता है। मतलब अगर हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या रहेगा कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर इनपुट नहीं भी है, मतलब अगर आपका इनपुट चला गया है, इनपुट है भी नहीं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले सकते हैं अगर इनपुट चला गया है तब भी। इसके एग्जाम्पल आप लोग सामने देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है सिस्मोग्राफ, ECG, रेनफॉल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। सिस्मोग्राफ अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक मेजर करता है। अभी आप खुद देखो, अर्थक्वेक आया तब तो किसी ने रीडिंग नहीं ली, पर इस इंस्ट्रूमेंट ने ले ली। हम देखते तो बाद में ना, अर्थक्वेक के टाइम थोड़ी देखते हैं क्या रीडिंग आई, बट अर्थक्वेक चला जाता है उसके बाद रीडिंग देखते हैं। इसका मतलब इनपुट चला गया, उसके बाद में हमारे पास रीडिंग आई, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड हुई तभी तो। ऐसे होते हैं हमारे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कंस्ट्रक्शन वाइज कैसे अलग होते हैं वो भी सुनिए। इसका कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होता है, स्केल है, पॉइंटर है, ये कंस्ट्रक्शन होता है। बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्राफ पेपर होता है और प्लस एक पेन प्लॉटर होता है। मतलब कहने का एक पेन टाइप होगा और एक ग्राफ पेपर होगा, उस पर पेन ग्राफ सा बनाता हुआ चलेगा और उस ग्राफ से फिर रीडिंग निकल के आती है। आपने ECG मशीन देखी होगी या आपने किसी ने करवाया होगा, आप यहाँ नेट पे वीडियोस देख लेना। जो ECG मशीन होती है उसमें क्या करते हैं, यहाँ शरीर पे पूरे पे पॉइंट्स लगा देते हैं और डॉक्टर क्या करता है, उसकी ECG मशीन होती है वो पर्चा सा निकल आता है, फिर मतलब उस पर्चे पे ना आपकी हार्ट बीट की ग्राफ बने हुए होते हैं। तो कुल मिला के रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रावधान रिकॉर्डिंग का भी होता है और रीडिंग तो सूचनात्मक होती है, इंडिकेट होती है, वो तो होती ही होती है, मतलब रीडिंग मेजर भी होगी और रिकॉर्ड भी होगी। इंटीग्रेटिंग में क्या होता है समझिएगा, ये सवाल इंटीग्रेटिंग से था, मैंने आपको हल्का सा टॉपिक क्लियर कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग में क्या होता है, इंडिकेटिंग तो होती है, मतलब वैल्यू तो रीड करता ही करता है, वैल्यू तो रीड करेगा ही करेगा, सेम इधर। अच्छा, रिकॉर्ड की भी फैसिलिटी होती है यहाँ पे, प्लस यहाँ पर क्यूमुलेटिव एडिशन, लगातार एक जुड़ा क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ रीडिंग, इसको समझिएगा क्या क्या होता है। मतलब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें लगातार रीडिंग का जुड़ाव भी होता जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग नाम से पता चल रहा है एकत्रित, चीज़ें एकत्रित हो रही हैं, जमा हो रही हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब चीज़ों का जुड़ना, ये तीनों फैसिलिटी इसके अंदर होती है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, एनर्जी मीटर जो हमारे घर के बाहर लगे रहते हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर और 3 फेज एनर्जी मीटर, वो इन्हीं का पार्ट होते हैं इंटीग्रेटिंग का।
और एम्पियर आवर मीटर, वो भी इंटीग्रेटिंग का पार्ट होते हैं। समझिएगा इसमें क्या होता है, इसके अंदर रीडिंग तो आती है और रिकॉर्ड भी होती है और साथ में जुड़ती जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने देखा होगा आपकी मीटर की जो रीडिंग है, जब से मीटर लगता है और जब तक मीटर चलता रहता है तो रीडिंग लगातार जुड़ती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं की आप रीडिंग डिलीट कर सकते हो, नहीं, लगातार जुड़ती चली जाती है। इनफैक्ट आपको किसी महीने का बिल निकालना होता है तो नई रीडिंग माइनस पुरानी रीडिंग, पिछले महीने की रीडिंग माइनस करते हो तब जाके उस महीने की आती है। तो लगातार क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ रीडिंग होती है। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स, इनकी हल्की सी ये फंक्शनिंग याद होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर कंसेप्ट हो जाए। क्लियर है इतना पॉइंट? अब देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ इसी से हल्का सा जुड़ा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं ये मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है थोड़ा सा, बस इसमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया है। अभी मैंने आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताया है, और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मैंने क्या बताया था, सूचनात्मक इंस्ट्रूमेंट में क्या बताया था मैंने, ये आपका स्केल होता है, और ये आपका पॉइंटर होता है। पॉइंटर बनता है एल्यूमिनियम से। अब मान लीजिए ये जीरो पोजीशन है, ये स्केल है, और ये फुल स्केल वैल्यू है, फुल स्केल वैल्यू। अब मान लीजिए कहीं यहाँ पर 5 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर रीड कर रहा। तो देखिए बात समझिएगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को 3 बला गुण या फिर 3 टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। 3 टॉर्क्स, 3 टॉर्क की, 3 बला गुण की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क क्या है। देखिए वहां पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहां पर समझ भी सकते हैं। पॉइंटर को जीरो पोजीशन से, जीरो पोजीशन पे पॉइंटर पड़ा रहता है पहले, फिर हम इसमें क्या देते हैं, इनपुट। मान लो 5 एम्पियर करंट दिया, तो पॉइंटर जीरो स्केल से अपने मेजरिंग वैल्यू तक, मतलब जो वैल्यू मापनी है, मापक जो वैल्यू होती है, मापक वैल्यू, मापक जो हमें नापनी है वो वैल्यू जो होती है, मान लीजिए वो 5 एम्पियर है, तो जो टॉर्क जीरो पोजीशन से मेजर्ड वैल्यू तक लग रहा हो, भाई पॉइंटर को जीरो से अपनी मापक वैल्यू तक या पॉइंटर तक ले जाना पड़ेगा। वो जो बला गुण लगेगा, जो टॉर्क लगेगा, वो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब खुद सोचिए, जब पॉइंटर इतना लाइट है, जब आगे जा रहा है, तो उसकी क्या गारंटी कि वो 5 एम्पियर पर ही रोके। हो सकता है वो आगे तक चला जाए, पूरा जाके नीचे गिर जाए फुल स्केल तक। उसको 5 एम्पियर पर भी रोकना जरूरी है। अगर आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज़ आगे जा रही है तो वो तो आगे चलती चली जाएगी न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। कोई चीज़ जा रही है तो जाती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो क्या होता है, इसको आगे चले ना जाए तो अब एक उल्टा फोर्स और लगाते हैं ताकि रुक जाए। किसी चीज़ को मैं धक्का दे रहा हूँ यहाँ से, अगर हमें रोकना है तो वहाँ से अपोजिट साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, बलागुण लगाना पड़ेगा। वो जो टॉर्क होता है वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इस बात को याद रखना कि जब ये पॉइंटर अपने मापक वैल्यू पे पहुँच जाता है, स्थिर अवस्था पे पहुँच जाता है, एट स्टेडी स्टेट, मतलब ये पॉइंटर जब रुक जाता है, अपनी स्थिर अवस्था पर खड़ा हो जाता है, तब उस दौरान क्या चीज़ हो रही होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होता है कंट्रोलिंग टॉर्क के। बड़ा सिंपल है समझना। अगर ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ 5 एम्पियर पर मूव किया, तो यहाँ का जो बल है और यहाँ का जो बल है, जब ये बराबर हो जाएगा तभी तो ये एक जगह रुका हुआ होगा। कोई भी चीज़ कब रुकती है, जब हम यहाँ से पुश करते हैं और यहाँ से पुश करते हैं। जब दोनों जगह का बल सेम हो जाता है, फोर्स सेम हो जाता है, तो वो अपनी जगह खड़ी रह जाती है। तो एट स्टेडी स्टेट कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है, TD/TC के बराबर होता है। तीसरा बड़ा गुण होता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, देखिए ये पॉइंटर इतना हल्का होता है कि जब इस पर यहाँ से फोर्स लगता है, यहाँ से फोर्स लगता है, तो ये थोड़ा टाइम कंपन करता रहता है अपनी उस पोजीशन पर जिसको इसे मापना है। तो उसके लिए ये क्या करता है,
कि अगर खुद सोचो ये यहाँ पर कंपनी करता रहेगा, ऑसिलेट ही करता रहेगा, तो उस ऑसिलेशन को ख़त्म करने के लिए यहाँ जो बल लगता है, बलाघूर्ण लगता है, डैम्पिंग टॉर्क लगता है। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, बल, ये क्या करता है, ये जो कंपन है पॉइंटर का, द ऑसिलेशन विच पॉइंटर डूज, इट रेक्टिफाइज दैट, इट फिनिशेस दैट कंपनसेशन, दैट ऑसिलेशन। तो डैम्पिंग टॉर्क वो कंपन को ख़त्म कर देता है। उस कंपन को ख़त्म करने पर एक सवाल पेपर में आया हुआ था, ये जेई का सवाल था, मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि डैम्पिंग टॉर्क क्या अनिवार्य टॉर्क है, क्या ज़रूरी है, क्या ये होना ही चाहिए। देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क ये आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये होने ही चाहिए, मैंडेटरी है। जैसे पानी मैंडेटरी है कि कोल्ड ड्रिंक? पानी ऑब्वियसली ये एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं। सेम ऐसे ही इसको, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए टीडी और टीसी तो चाहिए, पर डैम्पिंग टॉर्क इज नॉट अ एसेंशियल टॉर्क। तो उसने पूछा था कि निम्न में से कौन सा टॉर्क अति आवश्यक पूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? डैम्पिंग टॉर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है समझना, अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑसिलेट होता रहेगा और थोड़ी देर में आके रुक जाएगा। हमारी क्या होगा, हमको वेट करना पड़ेगा, रीडिंग हम स्लो ले लेंगे। तो इसके ना होने पे प्रॉब्लम क्या होगी, स्लो रीडिंग हो जाएगी, भाई हमें रुकना पड़ेगा कि भाई कंपन का रोको, थोड़ा सा वेट कर लो। या फिर हम क्या हो जाएगा, हम एरर आने शुरू हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो, कोई इंसान ये कंपन करता रहेगा तो हो सकता है 5 एम्पियर की जगह वो 5.1 एम्पियर रीड कर ले या 4.9 रीड कर ले, तो रीडिंग गलत ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? अदरवाइज रीडिंग तो वो ले लेगा, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही नहीं होगा, अगर जीरो पॉइंटर से उठी ही नहीं तुम्हारी सुई तो तुम कभी रीडिंग नहीं ले पाओगे, और रुकेगी नहीं तो नहीं ले पाओगे। इससे रीडिंग तो ले पाओगे, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रीडिंग फिर गलत भी आने के चांसेस हैं और स्लो रीडिंग हो जाएगी, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सवाल अपने आप आ जाता है, ये आ जाता है, ये अनिवार्य टॉर्क नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आप देखेंगे ना तो एक एक टॉपिक वाइज चीज़ें डिस्कस यहाँ पर मैं करता हूँ। अब आप देखिए, तो यहाँ आप बिल्कुल देख सकते हैं कि डैम्पिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये तीनों टॉर्क के बारे में बताया है। और सवाल उसने क्या पूछा है, टॉर्क अपोजिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मापन उपकरण टॉर्क के विक्षेपक के विपरीत होने का क्या कहा जाता है? तो वो ये बोल रहा है कि मापन उपकरणों के टॉर्क के विक्षेपक, मतलब टॉर्क, इंडिकेटिंग टॉर्क के जस्ट अपोजिट टॉर्क कौन सा होता है। सिंपल वो पूछ रहा है कि इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट टॉर्क कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विच ऑफ द वोल्टमीटर एमीटर इज नॉट यूज्ड फॉर एसी सिस्टम। यार ये बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज़ प्लीज़ इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपने करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं आपको इसको जो है अच्छे से करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा एसी सिस्टम में किस वोल्टमीटर एमीटर को नहीं किया जाता है? मतलब एसी को नहीं माप सकता निम्न में से क्या? अब देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों की स्क्रीन पे मैंने एक चार्ट बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको इसे उतार लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप वाला इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, पहला ही परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मापता क्या है? एवरेज वैल्यू मापता है, ठीक है। और ये किस पे काम करता है? खाली डीसी सप्लाई पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करता। आंख बंद करके इस बात को मतलब अपने हाथ पे घड़वा लो, माथे पे घड़वा लो, शरीर पे कहीं पर भी घड़वा लो, ये बात अपने मतलब बुरी तरीके से याद रख लो, भूलना चाहो तो भी ना भूल पाओ कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो मीटर है ये केवल डीसी पे काम करता है। वो सवाल कई बार पूछेगा,
कौन सा मीटर केवल डीसी पे काम करता है? तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है केवल डीसी पे काम करता है, आप देख पा रहे होगे। और मापता क्या है? एवरेज वैल्यू। इसके अलावा एक है इंडक्शन मीटर, ये ओनली एसी पे काम करता है, ये खाली एसी पे करता है, ये डीसी पे करेगा ही। और जो इसके अलावा रेस्ट मीटर हैं और कितने भी मीटर हो, वो केवल किस पे काम करते हैं? वो बोथ पे काम करते हैं। वो एसी पर भी काम कर लेते हैं, डीसी पर भी काम कर लेते हैं। वहाँ चार्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीएमएमसी केवल डीसी में एवरेज वैल्यू मेजर करता है, बाकी सब आरएमएस मेजर करते हैं, बाकी सब आरएमएस मेजर करते हैं। इसका मतलब सीधा सिंपल है, मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, बहुत सिंपल रखना। पीएमएमसी खाली डीसी मेजर करेगा, इंडक्शन खाली एसी मेजर करेगा, और जितने भी अटरम सटरम नाम कभी भी पढ़ लेना, हॉट वायर, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और आपका ये थर्मोकपल, जितने भी अलग अलग टाइप के मीटर्स हैं, कितने भी नाम पढ़ लेना, वो सब रेस्ट माने अन्य। तो अन्य जितने भी मीटर हैं वो दोनों में आते हैं, ये खाली डीसी, ये खाली एसी, और ये दोनों, जितने भी नाम पढ़ लो। पर अगर बात आ जाए कि कौन सा मापता वैल्यू क्या है, तो एवरेज वैल्यू केवल पीएमएमसी नापता है, इंडक्शन आरएमएस नापता है, और बाकी सब आरएमएस नापते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए एसी के लिए एरर का स्रोत कहाँ से बनता है? तो मैं आपको बात बता दूं कि ऑप्शन देख लीजिए एक बार उससे, हिस्टेरेसिस, स्ट्रे फील्ड। अब देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन उसने सेम इंग्लिश नाम हिंदी में दे दिए हैं, हिंदी का अलग से कोई नाम नहीं दिया, उसी इंग्लिश को हिंदी में बस लिख दिया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मतलब पता होने चाहिए। तो देखिए एसी सिस्टम में क्या क्या स्रोत होते हैं एरर आने के। तो एसी में सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि एडी करंट का कंसेप्ट भी एसी में ही आता है। जब भी कोई चालक या कोई मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ में बदल रही हो एक दूसरे के लिए, तब एडी करंट पैदा होते हैं। मतलब या तो किसी चालक में मैग्नेटिक फील्ड बदल रही हो, या फिर चालक स्थिर हो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, या तो चालक स्थिर हो, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही हो, या चालक रोटेटिंग हो या घूम रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर हो, उस केस में चालक पर एडी करंट डेवलप होता है। तो उसमें क्या होता है कि चालक एसी पैदा करता है। मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एसी के अंदर एडी करंट पैदा होते हैं। मतलब जब एसी पैदा हो रही होती है ईएमएफ, तब एडी करंट पैदा होते हैं। तो इसका मतलब एडी करंट से फ़र्क पड़ने वाला है, एरर आने वाला है रीडिंग में, जो भी ईएमएफ पैदा होगा यहाँ पे किसी चालक के। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है साहब, तो इसका मतलब एक चीज़ तो है कि एडी करंट की वजह से भी होगा। और फिर देखिए एसी के अंदर जो Z होता है, प्रतिबाधा होती है, वो भी बदलाव होती है। प्रतिबाधा का कंसेप्ट ही एसी के अंदर आता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा इज़ द राइट ऑप्शन, 4th इज़ द राइट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने 4 तो मेन क्वेश्चन और बाकी अलग अलग क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किए। मैं आपको बता रहा हूँ फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा तभी होगा जब आप इनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से इसी पेपर के टॉपिक को सॉल्व करेंगे। अब जो रह गया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रह गई है और आपका इंडक्शन मशीन रह गया है। तो हम धीरे धीरे करके उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा इस चीज़ को। अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।